हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे EVS की क्लास देखेंगे आज हम इस वीडियो में, जो कि BPSC TR एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। और ये जो बुक है, इसमें हम ये बुक कवर करेंगे हम महेश कुमार बड़वाल की NCERT कंप्लीट होगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये जीव समुदाय और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अब बात करते हैं पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक, ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये अर्निनेस ने किया था। आगे देखते हैं घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो पारिस्थितिकी कर्मता है। अगला प्रश्न है 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने। ये प्रश्न आपका BPSC TR एग्ज़ाम में आया था, TR 3 में। तो ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि 10% नियम किससे संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न पूछा गया था BPSC TR में। तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से। अगला क्वेश्चन है कि धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो ब्रटलैंड कमीशन ने सन 1987 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन सा है? तो ये है हमारा महासागर है। तो महासागर में आपको ज़्यादातर क्या होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और जलीय पौधे होते हैं जो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो ये हमारे कवक और जीवाणु हैं, फंगस और बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? ये हमेशा सीधा होता है। ये भी BPSC TR में प्रश्न आया था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है? तो ये जलीय पारितंत्र में बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो ये फाइटोप्लैंक्टस होते हैं। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। आगे दिया गया है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो ये सौरिक विकिरण को माना जाता है। आगे दिया गया है भारत में रामसर आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं? तो ये हमारे 46 हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से रामसर आर्द्र भूमियाँ हैं? तो ये पहला हमारा वोलर झील है, ओकेरा आर्द्र भूमि है, सुरिनसर मानेसर है, लद्दाख में सो मोरिरी झील है, सोकार है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है, पोंग डैम झील रेणुका है जो कि सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, पंजाब की हरिके झील कृत्रिम आर्द्र भूमि है जो कि कांजली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्य जीव अभयारण्य, केरल में अष्टमुडी सस्टमकोटा वेम्बनाड। राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो ये सांभर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। उड़ीसा में चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, आसाम में दीपोर झील है, तमिलनाडु में
पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभयारण्य है। अब बात करते हैं त्रिपुरा में, तो ये रुद्र सागर झील है। मणिपुर में लोकटक झील मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऊपरी गंगा नदी तंत्र ब्रज घाट से नरौर तक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, समाना पक्षी अभयारण्य है, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, सुर सरोवर ताल। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में कौन कौन से रामसर आर्द्रभूमियाँ हैं, तो ये पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सुंदरवन सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील, बदावन आर्द्रभूमि, महाराष्ट्र में नंदूर मधमेश्वर नोलार झील, बिहार में कांवरताल आर्द्रभूमि, कांवरताल जो कि बेगूसराय में है हमारा, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, हरियाणा में कौन कौन से रामसर आर्द्रभूमि है, तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, विंड्यावास वन्यजीव अभयारण्य है। आगे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टैंचले ने किया था। अगला टॉपिक है हमारा, ये है बायोम जयमंडल। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं, तो ये बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है, टुंड्रा बायोम है। जैवमंडल के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया गया जाता है, तो जैविक और अजैविक घटक दोनों को सम्मिलित किया जाता है। आगे कहा गया कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो ये खाद्य जाल है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो ये परपोषी गुण पाया जाता है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। आगे दिया गया प्रश्न कि एबोनी और महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं, तो ये हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है साल, सागौन और शीशम ये किस बायोम के वृक्ष हैं, तो मानसूनी वन बायोम है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, शंकुधारी वन की होती है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, आयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिकता उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो विषुवती वन बायोम में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्धीय परितंत्र कौन सा माना जाता है, तो ये मानसूनी बायोम है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सागर जल के नितल यानी कि तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो बेंथस की। रेंडियर किस बायोम का जंतु है, ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। आगे देखते हैं कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है, तो वर्ष 1987 से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण संस्थान FSI द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो FSI द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है, प्रति 2 वर्ष पर अंतराल में प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लानोस और कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है, अरबेला प्रजाति। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो ये पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं, तो ये आयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हाथी घास किस बायोम में एक प्रमुख घास है, तो ये सवाना बायोम का है। ये इम्पोर्टेंट है, जो कि अफ्रीका में सवाना। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर किस संख्या पर निर्भर करती है। ये संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडारण तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है, तो ये शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है।
ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। किस लिए? तो पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन की प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है कि स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो ये पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसून वन बायोम में। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण बंडल क्या कहलाता है? तो ये इकोक्लाइन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो चार्ल्स एल्टन ने की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बीपीएससी में पूछा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे, अगला हमारा चैप्टर तीसरा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। आगे देखते हैं, एक पॉइंट दिया गया है कि वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है 2011-20 को। हॉट स्पॉट शब्द का मतलब क्या है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं, जहाँ स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बीपीएससी द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो कि तमिलनाडु में है, और ये वर्ष 2003 में स्थापित किया गया है। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो ये सीबकथॉर्न पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक किस क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो ये बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल यानी कि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये 23 जनवरी 2001 को किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंगपुच्छ वानर के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये वर्ष 2002 में पारित किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है? तो डोडो पक्षी के प्रजाति जो है विलुप्त हो गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी द्वारा आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला हमारा पश्चिमी घाट है, दूसरा इंडो वर्मा क्षेत्र है, तीसरा पूर्वी हिमालय, चौथा सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, तो ये क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो ये IUCN से संबंधित है, या
रेड डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है? तो ये IUCN जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC आपसे प्रश्न पूछ सकता है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो ये डाइक्लोफेनेक सोडियम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? वल्लभगढ़, हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी जूलॉजिकल नामक एडुरस फल्गेंस हैं? रेड पांडा है ये। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। अगला क्वेश्चन है, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो ये अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। अगला है क्वेश्चन की जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा गया है? तो 10। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये चरम समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये मन्नार की खाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वृक्ष को कल्पवृक्ष की उपमा दी गई है? तो नारियल को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो ये बाणगंगा तथा गंभीरी। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति संरक्षण हेतु स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो ये वानस्पतिक उद्यान। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों के संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? तो ये हैं 18। आपको ध्यान रखना है, 18 है। तो इसमें भारत, अगला दिया गया है, भारत में वन राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से आपसे BPSC द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं TRE 3 में। तो आपको ये टेबल एक बार देखना है और एक बार इसको आपको याद करना है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS स्टडी वर्ल्ड में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न कन्फर्म है कि आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको टेबल ध्यान से पढ़ना है। आगे देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में, तथा इंडियन राइनो विजन 2020 में, इंडियन राइनो विजन 2020 जो है 2005 में प्रारंभ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यूनेस्को में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये आपका टेबल दिया गया है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। नीलगिरी, जो कि नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र है जैवमंडल, तो ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में आता है और सम्मिलित होने के वर्ष 2000 में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2001 है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 2001। नंदा देवी उत्तराखंड 2004। नीकरेक मेघालय 2009। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009। सिमलीपाल उड़ीसा 2009। अमरकंटक अचान कमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और ये 2012 में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु 2016। कंचनजंगा सिक्किम 2018। पन्ना मध्य प्रदेश 2020। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये नीलगिरी वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था।
अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो आनुवंशिकी विविधता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो रोजर और पनवार ने। अगला क्वेश्चन है अरीवादा क्या है? तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है ये। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो, नॉर्वे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये एमपी में है। आगे देखते हैं कि जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर, गुजरात में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैक्रो कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित किया गया था, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप है, जो कि सेशल्स में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये वेदांतंगल में, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बारहसिंगा के लिए है, प्रसिद्ध है और ये एमपी में है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो ये फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है किसे गंगा के टाइगर के उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को दी जाती है। गंगा का टाइगर डॉल्फिन को कहा जाता है। अब बात करते हैं जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेबल है, तो ये आपको पढ़ना है और इसे ध्यान रखना है। यहाँ से आपसे बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है और एक प्रश्न शायद पूछे जाने की संभावना है। तो घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? भरतपुर, राजस्थान में। रंगनथिट्टू पक्षी विहार कहाँ पे है? तो मांड्या, कर्नाटक में है। वेदथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम, तमिलनाडु में। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम, हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार चिराव, मांडवी नदी के पास, गोवा में। कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास, जो कि उड़ीसा में है। कुमारकोम पक्षी विहार वेम्बनाड पक्षी विहार, ये कोट्टायम में है, केरल में है। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का जो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी वर्ल्ड में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में, BPSC तैयारी 4 के लिए NCERT EVS का। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से हमारा। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस का वास्तविक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? तो यह उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जलवाष्प है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें एक फैक्ट दिया गया है कि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होने पाए। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 से प्रभावी हुआ था। वह सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो यह है हमारा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किसमें कहा गया है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो ये है आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। आगे दिया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था WRI के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा WBCSD के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। आगे दिया गया कि हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद करके प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं? तो ये समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था? तो ये कानकुन सम्मेलन में किया गया था, जो कि मैक्सिको में है। ये सन 2010 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है, सन 2010 में। अगला क्वेश्चन है कि हरित जलवायु कोष के गठन के क्या उद्देश्य था? तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देना। बढ़ते हैं आगे। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया था, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वर्ष 1979 में। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है? तो हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापन में वृद्धि आदि, ये सब क्या हैं? वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो ये है इटली तथा स्विट्जरलैंड। इटली तथा स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा ग्लेशियर है? तो एल्पाइन ग्लेशियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कहा गया कि ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय घंटे 8:30 से 9 PM के लिए बत्तियाँ बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2020 में 28 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 187 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 14वां संस्करण था। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को। IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1990 में। अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट दिया गया है, भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है।
अगला टॉपिक है ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 5वां टॉपिक होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है। तो ये समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर के बीच में। अगला प्रश्न है वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? तो GW केंट मूर ने की थी। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन शैंकलिन ने की थी ये। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो ये गैस हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ट्राईक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301 है। आगे कहा गया कि ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। आगे कहा गया कि वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये 5 माइक्रोन से भी क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो ये एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव न्यूनीकरण रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये द्वितीय वायु प्रदूषक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पूछा गया कि प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? द्वितीयक प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो सुपोषण। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो ये लेड है। और लेड का क्या प्रतीक है? तो ये Pb होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। ये BPSC में आपसे पूछा गया है। TRE एग्ज़ाम 3 में 6 to 8 वाले प्रश्न में साइंस में पूछा गया था और EVS में भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का pH मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस। अगला क्वेश्चन है जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया N3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैवोपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाह्य स्थानीय जैवोपचार। अगला क्वेश्चन है प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। आगे कहा गया कि ओजोन परत की खोज चार्ल्स फ्रैबी एवं हेनरी बुसान ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि चेर्नोबिल जो कि यूक्रेन में, इसमें स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। अब भोपाल त्रासदी गैस आपकी कब हुई थी? तो ये 1984 को हुई थी और ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। आपको ध्यान रखना है, यूनियम कार्बाइड की फैक्ट्री से। आगे दिया गया प्रदूषक कौन सा है, उसके दुष्प्रभाव क्या हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या दुष्प्रभाव है? स्वास्थ्य संबंधित रोग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या होती है। धूल कण से यकृत और वक्र को क्षति पहुंचती है। और सीसा से क्या होता है? कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये दामोदर नदी है। अगला क्वेश्चन है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने में बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबिमिनिया। अगला क्वेश्चन सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि कहा गया है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में यूनियम कार्बाइड की फैक्ट्री में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट MIC गैस रिसाव हुआ था। आगे प्रश्न है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में। कौन सा ईंधन निम्नतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है, आपको इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पार्थेनियम के परागकणों से कौन सा रोग होता है? तो ये चर्म रोग एवं दमा रोग होता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के संकेतक अच्छे होते हैं। आगे कहा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये ऊष्मीय प्रदूषण होता है। आगे प्रश्न है कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सीसा रहित पेट्रोलियम में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टाइलीन और जाइलीन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर, इससे संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से निर्मित होते हैं? तो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों की सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो न्यूमोकोनियासिस। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में से किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो ये फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो कपड़ा उद्योग में। अगला क्वेश्चन है कि जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति में से किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी से। अगला क्वेश्चन है ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में माना जाता है? तो जलकुंभी को। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण को प्रति संवेदनशील व्यक्तियों से होता है? तो पराबैंगनी विकिरण के कारण। आगे दिया गया वायु प्रदूषक और से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, शीशा से मस्तिष्क, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती है। आगे कहा गया कि इंडोर वायु प्रदूषक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है, इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है, आपको ध्यान रखना है।
आगे दिया गया कि पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन कहाँ कहाँ स्थित हैं और संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इनमें 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसका उद्देश्य क्या था कि वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बीपीएससी द्वारा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और इस बार टीआरई 4 में भी पूछे जाने की संभावना है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है IUCN की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1948 में। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसमें कुल 1300 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। अगला कौन सा संस्थान है? तो वन, पादप एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन। तो इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसमें 183 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। अगला संगठन है वन्य जंतुओं को प्रवासी या प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। तो इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इसमें 313 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। इसका उद्देश्य है कि अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना है। अगला संगठन है विश्व वन्यजीव कोष, WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। सदस्य इसमें 100 थे। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य क्या है कि यह पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अगला संगठन है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, BLI। इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। इसमें 121 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज, UK, यानी यूनाइटेड किंगडम में है। इसका उद्देश्य है कि यह पक्षियों एवं उसके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। अगला संगठन है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 1974 में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। अगला संगठन है कि ग्रीन पीस 1971 में स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है और इसका उद्देश्य यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, यानी कि जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला संगठन है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका मुख्यालय वेजनिंजन, नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य है कि यह आर्द्रभूमियों को क्षरण को रोकने के लिए एवं नष्ट आर्द्रभूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। अगला संगठन है रॉटरडम कन्वेंशन। इसका स्थापना 1998 में किया गया था। इसमें 157 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय रॉटरडम, नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों को अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। अगला संगठन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसमें सदस्य 152 हैं। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है। इसका उद्देश्य है कि यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने एवं उन पर प्रतिबंधित लगाने के लिए कार्य करता है। अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस प्रश्न है, विविध है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं, बीपीएससी द्वारा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, इसके प्रति सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है इकोमार्क क्या है? तो पर्यावरणीय अनुकूलन उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है
ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनिप द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो सीरा लियोन में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को, जिन्होंने चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ पे स्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहा गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी द्वारा आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो वर्ष 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये बीपीएससी द्वारा आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये चीन है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन का नारा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर है? क्या है? तो पांडा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो महासागर विकास मंत्रालय नाम था। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। आगे दिए गए आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। आगे आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो मेधा पाटकर, बाबा आमटे। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन संबंधित है संत जाम्भोजी, अमृता देवी बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई आपसे ये पूछा जाता है, यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी द्वारा बनता है, आपको ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन और बिश्नोई आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली वर्ष 2018 में किया गया था। आगे नोट में दिया गया कि कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। आगे इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संधियाँ। तो यहाँ से प्रश्न बीपीएससी द्वारा बनता है, आपको इसको पूरा पढ़ लेना है। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल RS स्टडी वर्ल्ड में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में
हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।